अनजान रास्तों का मुसाफिर जो घुमक्कड़ नहीं, उन्हें घुमक्कड़ी का आनंद कैसे समझाएं। लोग सभ्य हैं, इज्जतदार हैं, समाज में उनकी एक पहचान है। वे अगर इस घुमक्कड़ी के चक्कर में पड़े तो सब कुछ खत्म। उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाए, लोगों की नजरों में वे गिर जाएं। पर मेरा मामला ही अलग है। मेरा अलगपन तो इसी घुमक्कड़ी में है। सच तो यह है कि न समाज में मेरी कोई इज्जत है, न कोई याद करने वाला दोस्त, न घर बार, न जमीन जायदाद, न नौकरी, न नेतागिरी, न मैं कवि हूं, न संपादक। मैं बस एक घुमक्कड़ हूं। जिधर मन किया चल पड़ा, जहां भूख लगी खा लिया, जहां थक गया सो गया, जो चीज चाही मांग ली, मौका मिला उठा ली। जैसे तैसे जीवन की गाड़ी चलाए जाना, दुख चिंता और निराशा को पास न फटकने देना, यही मेरी घुमक्कड़ी का असली रूप है। मन में एक सनक सवार हुई तो उत्तराखंड की पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। कैसे, यह आप सभ्य लोग नहीं समझ पाएंगे। फिर भी संक्षेप में सुनिए। रेल में पूरा सफर बिना टिकट किया। अक्सर टिकट चेकर को चकमा दिया, कभी शौचालय में छिपकर, कभी दूसरे डिब्बे में आंख बचाकर कूदकर। कभी पकड़े भी गए तो हंस दिए, खाली जेब दिखा दी। किसी ने गालियां देकर छोड़ दिया, किसी ने धक्का देकर उतार दिया, किसी ने पुलिस के हवाले कर दिया। मैं जानता हूं दुनिया में कदम कदम पर रुकावटें आती हैं, पर जुनून के पक्के लोगों के सामने वे टिक नहीं पाती। मेरे सामने भी ये रुकावटें न ठहर सकी। बस इतना हुआ कि 2-4 दिन देर से ऋषिकेश पहुंचा। आधी मंजिल पार हो गई। वहां से पैदल चला। रास्ते भर छोटे छोटे ढाबों पर दूध, दही, पूरी और चाय पानी का सामान बिक रहा था, पर मेरे पास तो पैसे नहीं थे। जब किसी साधन संपन्न व्यक्ति को खाते देखता, सामने जाकर मुस्कुरा देता और वह मुझे अक्सर खिला पिला देता। कभी गाकर, कभी हाथ देखकर पैसे कमाए। 1-2 बार सामान भी ढोया और सिर्फ एक बार चोरी की। आधा रास्ता पार हो गया। एक ढाबे पर बैठा गर्मा गर्म पूरी सब्जी खा रहा था। 7 पैसे जेब में थे। उनमें से 6 पैसे की पूरी और 7वें का पान खाने का इरादा था। तभी एक आदमी घबराया हुआ आया और ढाबे वाले से पूछने लगा, क्या पास में कोई दवा की दुकान है? हमारे सेठ खड्ड में गिर गए हैं, हड्डी पसली टूट गई लगती है। पास में कोई डॉक्टर हो तो फीस चाहे जो देनी पड़े, बुला दीजिए। वह आदमी नौजवान था, टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। मैंने धीरे से ढाबे वाले से कहा, कहीं इस बेवकूफ को यह ना बता देना कि हम डॉक्टर हैं, नाहक फंस जाएंगे। आए हैं घूमने और मुसीबत मोल ले लें। अरे भाई, इन मरीजों के चक्कर में तो जान ही निकल गई। ढाबे वाले ने क्षण भर मुझे गौर से देखा और फिर अत्यंत आदर के साथ कहा, डॉक्टर साहब, अब इस मुसीबत में इस बेचारे की मदद कर ही दीजिए। फिर उसने जोर से युवक से कहा, भाग्य देखो कि डॉक्टर सामने ही बैठे हैं। युवक तुरंत पास आकर मिन्नतें करने लगा। मैंने कहा, तो बुखार की तरह सिर पर क्यों चढ़े आते हो? बाबा, खाना तो खा लेने दो, घबराओ मत। जाओ, कह दो डॉक्टर साहब आ रहे हैं, छुटकी बजाते सब ठीक हो जाएगा। युवक समझकर दौड़ गया। मैं सोचने लगा, अब डॉक्टरी की शान कैसे बनाई जाए। मैला कुचैला कोट, धूल से सने पैर, न दवा न दारू, और डॉक्टरी तो 7 पीढ़ियों ने नहीं की थी। कॉलेज में पढ़ते समय स्काउटिंग में नाम लिखा लिया था। पास में काम की चीज सिर्फ एक वेस्लीन की ट्यूब थी। मैंने उसी से सारा काम चलाने का निश्चय किया। जाकर देखा तो कुछ खास चोटपट्टी नहीं थी। न घाव था, न हड्डी टूटी थी, बस जरा सी खाल उधड़ गई थी। जितनी गंभीरता दिखाई जा सकती थी, दिखाई। मरीज को देखा, कपड़ा मांगकर पट्टी बनाई और जरा सी वेस्लीन लगाकर बांध दिया। बाद में डॉक्टरी शान से साबुन से हाथ धोकर चल देने का मन बनाया। यकीन था कि अब 50 रुपए जेब में आएंगे, मसूरी तक का खर्च निकल जाएगा। पर सेठ कोई गुजराती व्यापारी था। हाथ जोड़कर बोला, बैठिए डॉक्टर साहब, अब आप जा नहीं सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके आराम का पूरा प्रबंध हो जाएगा। जय हो। थोड़ा नखरा दिखाकर मैं राजी हो गया। सवारी, कपड़े, चाय, टोस्ट, मक्खन, खाना सब जुट गया। मसूरी में आनंद के दिन शुरू हो गए। एक दिन संध्या के समय एक संकरी गली के सामने टहल रहा था। क्यों, यह आप समझ सकते हैं। बदनाम इलाका था। कभी कभी उधर से इसी तरह घूम आया करता था। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हो आती थी। यहां और तो सब मौज मस्ती थी, पर नकद पैसा जेब में नहीं था। सेठ से कभी मांगा नहीं था और छीना झपटी भी छोड़ दी थी। इसलिए सिर्फ उधर घूमना भर हो पाता था और कुछ नहीं।
खैर, मैं एक संकरी गली के सामने टहल रहा था। संध्या की धुंधली रोशनी में देखा एक पुराने छोटे से मकान की चौखट पर एक सफेद वस्त्र पहनी स्त्री खड़ी एक सज्जन से बातें कर रही है। अंधेरे में ठीक से उसकी उम्र और सुंदरता का अंदाजा नहीं हो पा रहा था, पर ज्यों ही मेरी नजर उस पर पड़ी, सज्जन ने उससे कहा नमस्ते, और उसने भी हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। सज्जन चले गए, पर उस स्त्री के नमस्ते शब्द की ध्वनि ने मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी। कुछ अजीब मधुर स्वर था। फिर मैंने सोचा, इस बदनाम गंदी गली में यह शुद्ध नमस्ते कैसा? मैंने सिर उठाकर देखा, वह घर के भीतर लौट रही थी। मैंने हिम्मत की, एक कदम आगे बढ़ाकर कहा नमस्ते। वह मुड़ी और आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर अंधेरे में देखने लगी। मैंने और पास जाकर कहा, आपने पहचाना नहीं? मैं डॉक्टर हूं। मैंने पत्थर फेंका। उसने भुनभुनाकर होंठों ही होंठों में कहा डॉक्टर। फिर उसने सिर का पल्ला ठीक किया, हाथ जोड़कर उसी मधुर स्वर में नमस्ते कहा और उससे भी अधिक मीठे स्वर में कहा आइए, अंदर आइए डॉक्टर साहब। और फिर हम एकदम मकान के भीतर। दरवाजे की कुंडी बंद कर दी गई। घर छोटा और साधारण था, पर साफ सुथरा और सुरुचिपूर्ण। कमरे में एक चादर बिछी थी। कोने में एक पलंग था। दीवार से लगा एक लैंप टिमटिमा रहा था। चादर पर बैठूं या पलंग पर, यह तय नहीं कर पा रहा था। उस पीली धुंधली रोशनी में मैंने फिर उसकी ओर देखा। एक दुबली पतली सुंदर छरहरी युवती थी। उम्र 20 से ऊपर होगी। बर्बादी और वेदना की छाप उसकी आंखों और होंठों पर थी। उसने आगे बढ़कर पलंग की ओर इशारा करके कहा बैठिए। सिर से टोपी उतारकर खूंटी पर टांग दी। छड़ी हाथ से लेकर एक कोने में रख दी। फिर कहा कोट उतारकर आराम से बैठिए। इस वक्त कुछ गर्मी है और आप बाहर से आए हैं। रुकिए, खिड़की खोल देती हूं, आप आराम से बैठिए। मैं कोट उतारकर आराम से बैठ गया। उसने खिड़कियां खोली, लैंप जरा तेज किया, 2 अगरबत्तियां जलाईं और चुपचाप पैरों के पास फर्श पर बैठ गई। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि ऐसा लगा जैसे घुमक्कड़ी खत्म हो गई। मानो बहुत समय बाद शरीर और मन थककर अब घर लौटा हूं। हालांकि धरती के इस कोने से उस कोने तक मेरा कोई घर था ही नहीं। मेरा मुंह बंद था। सोच रहा था, ये दुखिया सुशील स्त्री कौन है? इतनी मधुर, इतने स्त्री गुणों से भरपूर। पर उससे पूछूं कि तुम कौन हो? इतने आत्मीय स्वागत के बाद भी मैं चुप ही रहा। कभी उसे, कभी घर को घूर घूर कर देखता रहा। उसने कहा चश्मा क्या हर वक्त लगाते हो? क्या रात में बुरा नहीं लगता? उसने हाथ बढ़ाकर चश्मा आंखों से उतार लिया। गौर से आंखों को देखा, हथेली से आंखें दबाई। ओह, कितनी कोमल थीं वे हथेलियां। मैंने दोनों हाथों से उसका हाथ थाम कर कहा खूब मिले दोस्त। तो क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? अरे 3 दिन से। मैंने अटकलबाजी की। आपको यह कैसे पता चला कि मैं आ गई हूं? मैंने शान से कहा। वाह, यह भी कोई बात है? आप यहां आइए और मुझे ना पता चले? वह गौर से देखने लगी, शायद यह अंदाजा लगाने के लिए कि यह इतनी आत्मीयता से बातें करने वाला आदमी कौन है, और मैं उसके मन के भाव समझकर मुस्कुराने लगा। अचानक मैंने कहा वहां फर्श पर क्यों बैठी हो? यहां बैठो। मैंने हाथ पकड़कर खींचा। उसने मेरे घुटनों पर सिर रखकर वेदना से भरे स्वर में कहा तुमने सुना तो होगा, साहब अब नहीं रहे। 1 महीना हुआ, हार्ट फेल हो गया। मरने से 2-4 दिन पहले तक चिट्ठी आई थी, पढ़ो तो देखो क्या लिखा है। वह लपक कर उठी। एक गठरी बहुत सी चिट्ठियों की रुमाल में बंधी हुई उठाकर खोली। एक खत निकालकर पढ़ा, मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। फिर कहा आप खुद पढ़िए। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। तुम खुशी खुशी उत्तराखंड। उसने रुकावट डालकर पत्र को दोनों हाथों से ढक लिया और ऊपर की पंक्ति पर मेरी उंगली रखकर कहा यहां से पढ़िए। मैंने पढ़ा, मेरी परम प्यारी, प्राणों की दुलारी। उसने मेरे साथ हर अक्षर को दोहराया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वह फिर मेरे घुटनों पर सिर रखकर सिसकने लगी। मैं मुश्किल में पड़ गया। सच कहूं, मैं इतना द्रवित हो गया कि उसकी पीठ और सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर बाद मैंने कहा लाओ चिट्ठी पढ़ूं तो? उसने चिट्ठी मोड़कर कहा मत पढ़ो, मत पढ़ो। मैं सुन नहीं सकती। जिसने लिखी थी वह अब नहीं है। उन्होंने इतने खत लिखे हैं, गिनकर देखो कितने हैं, पर अब नहीं लिखेंगे। उसने ऊपर मुंह उठाया
टप टप आंसू गिर रहे थे, होंठ कांप रहे थे। उसने घुटनों के बल उठकर अपने आप को मेरी गोद में डाल दिया। उस सुखद अनुभूति का वर्णन कैसे करूं? उसके बालों के गुच्छे में लगे फूल की खुशबू से, उसके प्रेमी हृदय की चीख से, उसके कोमल शरीर के आलिंगन से जैसे मैं अपने आप में ही बेहोश हो गया। मैंने सोचा, क्या यह मुझे अपना कोई पुराना परिचित समझ रही है या इसको होश हवास ही नहीं है? मैंने भी तो अपनी बातों से उसे भ्रम में डाला था। खत में मैंने उसका नाम पढ़ लिया था, माया। मैंने गीले स्वर में कहा, माया, इतना रोना मत। जो चला गया उसके लिए रो लो, और जो मिल गया उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। मैंने एक वासना से भरी नजर उसके शोकाकुल चेहरे पर डाली। उसने आंसू पोंछ डाले, चुपचाप चिट्ठियां इकट्ठी करके गांठ बांधी और फिर उठकर दूसरे कमरे में चली गई। क्षण भर बाद आकर फिर बोली, कुछ पियोगे? मैंने वास्तविक अर्थ न समझकर कहा, नहीं, प्यास नहीं है। उसने क्षण भर रुककर कहा, कुछ पीते हो या नहीं? मैं अब समझा और कहा, नहीं, कभी नहीं पीता। उसने और पास आकर कहा, खर्च नहीं करना होगा, घर में है, लाऊं? थोड़ी पी लो। इतनी देर बाद मुझे याद आया कि यहां जो मैं विश्वास के साथ पलंग पर बैठा शाही अंदाज में बातें कर रहा हूं, तो गांठ में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब यहां से बिना कुछ दिए जाना कितना अपमानजनक काम होगा। ये सोचते ही मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और कहा, अच्छा, अब चलता हूं, फिर कभी आऊंगा। उसने कोमल स्वर में कहा। यही हाल उनका था, कभी नहीं पीते थे। पीने को कहती थी तो उठकर चले जाते थे। अच्छा, मत पियो, पर जाओ मत, नाराज मत हो। और वह एकदम आगे बढ़कर मेरे ऊपर गिर पड़ी, जैसे कोई बहुत सी फूलों की मालाएं ऊपर से फेंक दी गई हों। और मैंने अपने आप को भूलकर उसे कसकर छाती से लगा लिया। मैंने कहा, तेंद्रली से। मैंने तन मन से द्रवित होकर कहा, इतना दर्द, इतना दुख, इतना प्रेम लिए तुम इस अंधेरे घर में बैठी हो प्रिय। मैंने कहा सहानुभूति के साथ। और फिर मैंने उसके अनगिनत चुंबन ले लिए। शिथिल शरीर होकर मैं पलंग पर पड़ रहा था। मैंने प्यार भरे स्वर में कहा, नाराज मत होना, तुम इजाजत दो तो मैं जरा सी पी लूं। न पीऊंगी तो तुमसे बात भी ना कर सकूंगी। महिला ने माफी मांगते हुए कहा, पियो, मैं नाराज नहीं हूं। पुरुष ने आश्वस्त करते हुए जवाब दिया। पीकर जब वह आई तो मुस्कुरा रही थी, आवाज तेज थी, शरीर में चुस्ती थी। उसने कहा, बीड़ियां तो हैं, क्या सिगरेट मंगवाऊं? कैसे कहूं कि मंगवाओ? पुरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। उसने जवाब दिया, मगर मैं तो पीता खाता नहीं। महिला ने छेड़ते हुए कहा, इसका मतलब यह कि एकदम संयमी हो गए हो। उसने लड़के को आवाज देकर बुलाया, 1 रुपया उसे देकर कहा, कैंची की सिगरेट 1 पैकेट, माचिस और पान लिया? मैं चुपचाप देखता रहा। धीरे धीरे जैसे मैं दुनिया को भूल गया, अपने आप को भूल गया, रात को भूल गया, दिन को भूल गया। अपने आप को मैंने चुपचाप पलंग पर डाल दिया। शिथिल शरीर और मूर्छित मन। उसने सिगरेट निकालकर मेरे होंठों में लगा दी और फिर जला दी। धीरे से सिर ऊंचा करके एक छोटा सा तकिया नीचे रख दिया। 2 पान के बीड़े मुंह में रख दिए। उसने फिर अगरबत्तियां कमरे में जलाई। चारों तरफ देखा। मेरे आराम के लिए जो कुछ किया जा सकता है वह उसने सब कर दिया या नहीं। फिर वह कमरे के बाहर गई। मैं समझ गया वह पीने गई है, अपना दर्द दूर करने के लिए। क्षण भर बाद वह आई और मेरे पैरों को गोद में लेकर बैठ गई। उसकी कोमल हथेलियों का सुखद स्पर्श प्राणों को तरोताजा करने लगा। मैं चुप था, वह भी चुप थी। लैंप धीरे धीरे टिमटिमा रहा था। यह सब मैंने शांति और सुकून के साथ महसूस किया। रात का सन्नाटा बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था अंधकार से घिरे इस धरती पर केवल यह छोटा सा घर ही रोशनी की रेखा बिखेर रहा है। मैंने इस मध्यम रोशनी को एक सुकून देने वाले एहसास के रूप में अनुभव किया। और तारों भरे आकाश में केवल 2 प्राणी ही जीवित हैं, मैं और वह। और हम दोनों अटूट सुख सागर में डूब गए हैं। रोमांटिक भाव के साथ कहा गया। मैं तो पहले ही अपनी घुमक्कड़ी की बात कह चुका हूं। कहने को एक ही बात रह गई थी, वह यह कि स्त्री से वास्तविक परिचय जीवन में नहीं हुआ था। अचानक मैं जैसे चौंक उठा। मैंने कहा, अब जाऊंगा मैं। कहां? क्यों? महिला ने घबराहट में पूछा। मैंने कहा, मैंने अभी खाना भी नहीं खाया है, महाराज इंतजार करते होंगे। पुरुष ने व्यावहारिक स्वर में जवाब दिया, तो तुमने क्यों नहीं कहा? खाना मैं मंगवाती हूं, महिला ने चिंता में कहा। और
लाख मना करने पर भी उसने खाना मंगवाया। मेरे सामने थाली रखकर वह पंखा लेकर बैठ गई। नरम स्वर में बताया गया, ये नहीं, तुम्हें भी मेरे साथ खाना होगा, पुरुष ने जोर देते हुए कहा। तो पियो फिर तुम भी, महिला ने शरारती अंदाज में जवाब दिया। उसकी आंखों में एक गहरी वेदना थी। मैंने हामी भर दी और जीवन का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। कौन सोच सकता था, एक घुमक्कड़ के जीवन का दूसरा अध्याय, लोग जिसे सुहागरात कहते हैं, सचमुच वही थी। रोमांटिक अंदाज में उसने कहा। और प्रातःकाल जब आंखों में शराब और नींद की मस्ती छाई हुई थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, शरीर झूम रहा था। कभी भूलना मत और जल्दी से फिर आना, उस महिला ने गर्मजोशी से कहा। वह हंसी, उसका पीला और सूखा चेहरा, वेदनापूर्ण गहरी आंखें, उस हंसी की चमक से जैसे दमक उठी। मैं बोल नहीं सका। उसी तरह लड़खड़ाता हुआ सुबह की रोशनी से जगमगाती सुनसान सड़क पर लुढ़कता चला, जैसे सपने में चल रहा हूं। 2 महीने ऐसे बीत गए जैसे खेल हो गया हो। हाँ, मैंने एक पैसा भी नहीं दिया। उस नारी के हृदय का मैंने पूरा अध्ययन कर डाला, उसके प्रेमी के सारे खत पढ़ डाले। वह भी डॉक्टर था, मेरी तरह घुमक्कड़ नहीं, प्रतिष्ठित सिविल सर्जन। अपने 6 वर्ष के सपनों भरे सुख की मधुर यादें सुनाती हुई वह हंसी, रोई और नाची। उन्माद में भरकर मैं दिन भर अपने सेठ के यहां रहता, कहना चाहिए सोता, और शाम होते ही झूमता हुआ वहां आता जहां सुखद बिस्तर, गर्म खाना, उत्तेजक शराब, कोमल नारी एक साथ ही मौजूद थी, सब झंझटों और परेशानियों से रहित। दिन बीतते गए और एक बोझ मेरे दिल पर लदता गया। आखिरकार मैंने ठान लिया, किसी तरह यह सारा पैसा चुराकर उसे दे आऊंगा। आखिरकार एक दिन मुझे सफलता मिली। वह जीत की भावना के साथ कहा। सारे जेवर और पैसा लेकर मैं उसी तरह झूमता झामता पुराने रास्ते पर संध्या की धुंधली रोशनी में आगे बढ़ रहा था। उस दिन मैंने उसे दिल खोलकर प्यार किया, बहुत किया। पिछली रातों की तरह यह रात भी बीत गई और सुबह की रोशनी में जब उसने हंसकर नमस्ते कही, तब मैंने चुपचाप शांत भाव से हमेशा के लिए अलविदा कहा। मैंने मुड़कर नहीं देखा और चल दिया। सेठ के डेरे की ओर नहीं, लंबी घुमावदार पेचीदी पहाड़ी सड़क पर जो नीचे की दुनिया की ओर जा रही थी। दिन बीता और शाम के वक्त एक ढाबे पर बाहर पड़ी बेंच पर लेटा हुआ मैं बीती रातों के बारे में सोच रहा था। आंखें बंद करते ही वह आती, देखती, प्यार करती, सिगरेट पिलाती, माथा सहलाती, पर आंख खुलने पर दूर आकाश के टिमटिमाते तारे, टूटी बेंच और अपना अकेला घुमक्कड़ जीवन। मैंने कहा, रास्ते में खाता पीता सोता बैठता अपनी पुरानी आदत वाली घुमक्कड़ी से चला आ रहा था। एक दिन पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। सेठ जी साथ थे, उनके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी, चिल्ला रहे थे और मुट्ठियां बांध रहे थे। मैं हंस रहा था। उसने कहा डिफाइंट स्वर में, मैंने चोरी कबूल की, पर माल कहाँ है नहीं बताया। मुझे पीटा गया और भी यातनाएं दी गई, पर उन यातनाओं में मार में कितना सुख था, कितना आनंद था। जेल की कोठरी में मैं था और उस सजनी की जागृत याद। ओह, इसके बाद तो फिर हमारा ना कोई बिछड़ना हुआ न मिलना। उसने खट्टे मीठे स्वर में कहा। मैं हर पल एक ही बात सोचता हूं, उत्तराखंड की उन खूबसूरत घाटियों में वह मेरा इंतजार कर रही होगी, जीवन के अंत तक इंतजार करेगी।